हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 के जीके जीएस को पोर्शन को करेंगे। दोस्तों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट 21 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? ऑप्शन है 2005, 2010, 2011 या फिर 1977। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 ईस्वी में। 2005 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन बाद में नागरिकता अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था दोस्तों, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, मतलब आप दूसरे देशों में जाकर रह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए नागरिकता नहीं दी गई दोस्तों, जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं। दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, 2005 ईस्वी में दोहरी नागरिकता को स्वीकार की गई थी और पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए दोहरी नागरिकता नहीं दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 12, 15, 17 या फिर 19। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19। दोस्तों, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 में स्थित है। अगला प्रश्न है, आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ? ऑप्शन है 2005, 2010, 2000 या फिर 2007। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005। दोस्तों, 2005 में आरटीआई कानून जो है लागू किया गया था, और आरटीआई का पूरा नाम राइट टू इंफॉर्मेशन होता है दोस्तों। राइट टू, आर यानी राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। दोस्तों, वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ और न्यायिक निर्णयों के अनुसार यह अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) में इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 19(1)(a) में शामिल है। आरटीआई सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे सूचना की मांग कर सकते हैं, और लोक अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य करता है कि कुछ सीमाओं के अंतर्गत वे सभी सरकारी सूचना जनता को उपलब्ध कराएं। यानी दोस्तों, जो भी हमारे राजनीतिक लोग हैं, वे जो भी नियम बनाते हैं उससे संबंधित उनका ये दायित्व है कि वे जनता को उन सूचनाओं को प्रदान करें। जो भी नियम या कानून बनता है उससे संबंधित सूचनाओं को जनता को बताए। जनता के पास ये अधिकार है कि वे जो भी सरकार के अंदर जो भी नीतियाँ बन रही है उनकी जानकारी को वो ग्रहण करें, लेकिन कुछ सीमाओं के अंदर ही। इसको आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर लोकसभा या फिर लोकसभा में विपक्षी नेता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर लोकसभा। यानी लोकसभा का जो स्पीकर होता है दोस्तों, वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी सामान्य विधेयक पर यदि संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया हो, यदि कोई विधेयक पर दोस्तों संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा में यदि मतभेद उत्पन्न हो गया हो, तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति है वो संसद की संयुक्त अधिवेशन उस विधेयक को पारित कराने के लिए बुलाता है। उन दोनों सदनों को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति बुलाता है और उनकी अध्यक्षता स्पीकर लोकसभा करता है, अर्थात लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वहीं उसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, एस कृष्णन, राधाकृष्णन, वीवी गिरी या फिर अब्दुल कलाम।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों भारत के दीर्घतम काल तक रहने वाले राष्ट्रपति जो हैं वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और दोस्तों इनका जो कार्यकाल था ये 1950 से 1962 था। इसको भी ध्यान में रखिए, 1950 से 1962 था इनका कार्यकाल। और ये 2 बार राष्ट्रपति भारत के निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑप्शन है 70वां, 60वां, 73वां या फिर 57वां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां। दोस्तों 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के भाग 9 में शामिल कर संवैधानिक दर्जा दिया गया था। भाग 9 में दोस्तों इसको भी ध्यान में रखिएगा, भाग 9 में शामिल कर संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और दोस्तों ये दिसंबर 1992 में पारित हुआ था। 1992 में पारित हुआ, लेकिन 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू किया गया। 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू किया। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों कि 1992 ईस्वी में ये पारित हुआ, लेकिन 1 साल बाद यानी कि 24 अप्रैल 1993 में इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। दोस्तों नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात है, क्योंकि दोस्तों गुजरात जो है एक तटीय राज्य है जो समुद्र के किनारे स्थित है, जिस वजह से यहाँ नमक सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत इसका प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक है? ऑप्शन है तांबा, लेड, माइका या फिर जिंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइका। दोस्तों माइका को हिंदी में अभ्रक बोला जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। माइका को हिंदी में अभ्रक बोला जाता है। माइका के उत्पादन में दोस्तों भारत जो है उत्पादक एवं निर्यातक में प्रमुख स्थान रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? ऑप्शन है जनवरी, मार्च, अगस्त या फिर सितंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च। दोस्तों रबी की जो फसल है वो जाड़े के दिनों में बोई जाती है। जाड़े के दिनों में दोस्तों अक्टूबर नवंबर से रबी की फसल करीब बोई जाती है, और गर्मियों के दिनों में यानी मार्च अप्रैल से रबी की फसल को काट ली जाती है। अगला प्रश्न है, कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशतता में कितना योगदान है? ऑप्शन है 25, 50, 12 या फिर 60। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25%। दोस्तों कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग 25% योगदान है। दोस्तों जीडीपी का पूरा नाम जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, जो जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका हिंदी दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद होता है। इसका हिंदी सकल घरेलू उत्पाद होता है। और सर दोस्तों सकल का अर्थ होता है टोटल, कुल, सब मिलाकर। सकल का दोस्तों इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो सकल है इसका अर्थ होता है टोटल, यानी कि सब मिलाकर। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? ऑप्शन है 700,
7,000, 70,000 या फिर 10,000? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 7,000। दोस्तों भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग 7,000 के करीब है। अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी है? ऑप्शन है उखरुल, इम्फाल, शिलोंग या फिर पणजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इम्फाल। साथ ही दोस्तों बात करें शिलोंग की, तो शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मेघालय, शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी है, और पणजी जो है गोवा की राजधानी है। गोवा की राजधानी पणजी होता है दोस्तों, और मेघालय की राजधानी शिलोंग होता है। इन दोनों को भी याद में रखिए। अगला प्रश्न है, किसे नवाबों का शहर कहते हैं? ऑप्शन है वाराणसी, इलाहाबाद, दिल्ली या फिर लखनऊ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। दोस्तों लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, मुंबई, वाराणसी या फिर उज्जैन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। वाराणसी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वाराणसी के सारनाथ में, वाराणसी के निकट सारनाथ में ही इसका स्तूप है। सारनाथ एक जगह है वाराणसी में ही सर दोस्तों, वाराणसी के निकट ही सारनाथ एक जगह है जहाँ पर सारनाथ का स्तूप है। अगला प्रश्न है, जनजाति समूह मुंडा यहाँ रहता है? ऑप्शन है पंजाब, असम, झारखंड या फिर केरल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों झारखंड में मुंडा जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। अगला प्रश्न है, हो ची मिन्ह शहर को पहले कहा जाता था? ऑप्शन है सेंगाव, जायरे, अंगोरा या फिर बैटाविया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंगाव। सेंगाव दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों अंगोरा जो है ये अंकारा का पुराना नाम है। अंगोरा जो है दोस्तों ये अंकारा का पुराना नाम है, अंकारा। और बैटाविया जो है ये जकार्ता का पुराना नाम है, जकार्ता। बैटाविया जो है दोस्तों ये जकार्ता का पुराना नाम है, और अंगोरा अंकारा का पुराना नाम है। इन दोनों को भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से इतना आगे या पीछे है? ऑप्शन है 10 घंटे पीछे, 5.5 घंटे आगे, 13.5 घंटे आगे या फिर 7.5 घंटे पीछे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5 घंटे आगे। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन है इस समय से 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न है, फिनलैंड की संसद कहलाती है? ऑप्शन है नेशनल असेंबली, कांग्रेस, संसद या फिर सीनेट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। दोस्तों फिनलैंड की जो संसद है वो संसद होती है, उसको संसद ही बोलते हैं। अगला प्रश्न है, यूके का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑप्शन है लिली, मेपल, कमल या फिर गुलाब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाब।
गुलाब दोस्तों यूके का राष्ट्रीय चिन्ह है। बात करें दोस्तों लिली की, तो लिली जो है फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है। लिली फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है। फ्रांस, लिली जो है फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है। और कमल जो है भारत का, ये तो आप जानते ही होंगे, भारत का। और मेपल जो है ये कनाडा का। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये सभी दोस्तों राष्ट्रीय फूल हैं जो कि उनके प्रतीकों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन है ईगल, गुलाब, सोने का शेर या फिर तीतर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोने का शेर। सोने का शेर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दोस्तों बात करें ईगल की, तो ईगल जो है स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है। स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है ईगल। अगला प्रश्न है, तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन है यहूदी धर्म, शिंटोइज्म, हिंदू धर्म या फिर ईसाई धर्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहूदी धर्म। यहूदी धर्म दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तोराह जो है दोस्तों यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम इस खेल से जुड़ी हैं। ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर बॉक्सिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क कानपुर स्थान इस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन भी क्रिकेट है दोस्तों, बास्केटबॉल। लगता है ये ऑप्शन गलती से दे दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी क्रिकेट ही होगा। ये दो बार ऑप्शन में दे दिया है दोस्तों। ग्रीन पार्क जो है, कानपुर का जो ग्रीन पार्क है वो क्रिकेट के लिए फेमस है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जीव मिल्खा सिंह इस खेल से जुड़े हैं। ऑप्शन है टेनिस, बिलियर्ड्स, गोल्फ या फिर शतरंज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। दोस्तों जीव मिल्खा सिंह जो है ये गोल्फ से संबंधित है। और दोस्तों ये हमारे जो मिल्खा सिंह थे उनके पुत्र हैं। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, जीव मिल्खा सिंह जो है मिल्खा सिंह के पुत्र हैं। अगला प्रश्न है, 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की। ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर कनाडा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है करंट अफेयर से है। तो दोस्तों ये एशियाई खेल जो है 2014 में इन चारों में से कोई ना कोई देश मेजबानी कर चुका है। तो दोस्तों आप आंसर कीजिए कि 2014 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की है। ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड या फिर चीन। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। इस प्रश्न को दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। यह प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।